अध्याय 183 आत्मनिर्भरता मदद मांगने से बेहतर है। मैं बता सकता हूँ कि वह मेरे प्रति इरादे हैं। लूसी ने अपनी भौं को उकसाया। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्यों चाहते हैं कि मैं उससे संपर्क करूँ? मेशू पल हैरान था। ठीक है, वह बहुत अच्छी दिखने वाली है। तो क्या हुआ? लूसी के स्वर ने निराशा का संकेत दिया। मेशू ने इसे महसूस किया और उसकी प्रतिक्रिया बदलने का फैसला किया। ये कहने के बजाय कि लूसी और फू नियाओ के लुक से मेल खाते हैं, उन्होंने कहा, मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि क्या आप उसका प्रकार पसंद करेंगे। इसके साथ कार के क्षणों को भरने वाले तनाव ने भंग कर दिया था। लूसी एक्सप्रेशनलेस ने पूछा, क्या आपको इस बात की बहुत परवाह है कि मुझे किस प्रकार की लड़कियां पसंद हैं? मेशू की अस्तित्व की वृत्ति में लात मारी गई और उसने जल्दी से जवाब दिया, बेशक, हम अच्छे दोस्त हैं। जैसा कि उसने अपनी सजा का पहला भाग बोला, लूसी की अभिव्यक्ति नर्म हो गई, लेकिन दूसरी छमाही ने उसे एक मुंह कहा भरी। कोई बात नहीं, मैं आपको अभी के लिए घर ले जाऊंगा। उन्होंने जियान को फोन किया। वह खुद कार से बाहर निकले और कहा, मेरे पास भाग लेने के लिए कुछ है। अगली बार आपको देखें। ठीक है, अलविदा। मेशू बोली विदाई, उसका दिल अभी भी तेज हो रहा है। रास्ते में जियांग ने रियरव्यू मिरर के माध्यम से मेशू की अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया और सावधानी से पूछा, मिस मी, क्या मास्टर सी ने अभी गुस्सा किया था? मेशू चकित हो गया। वह नाराज क्यों होगा? सब कुछ ठीक था। क्या हुआ? क्योंकि मैंने मास्टर सी के चेहरे को पहले कभी नहीं देखा था। जियांग ने एक चिंतित अभिव्यक्ति पहनी थी, जैसे कि वह घुटने टेकना और उससे भीख मांगना चाहता था। मिस मे, अगर आपने मास्टर सी को परेशान करने के लिए कुछ भी किया है, तो कृपया मुझे बताएं ताकि मैं उससे बच सकूं। मेशू चकित, चिंता मत करो, वह नाराज नहीं है। उसने लूसी की अंतिम अभिव्यक्ति को देखते हुए एक पल के लिए सोचा। आत्मविश्वास के साथ उसने कहा, वास्तव में मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छे मूड में है। जियांग, उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि जब वह लू परिवार के निवास पर लौटा तो उन्होंने पाया कि मास्टर एसाई, जिसे मेशू ने दावा किया था कि वह अच्छे मूड में था, एक कठोर चेहरे के साथ सोफे पर बैठा था, जाहिरा तौर पर उसे पूछताछ करने के लिए इंतजार कर रहा था। जियांग, वह अंदरूनी रूप से आहें भर गया और सावधानी से संपर्क किया। मास्टर सी, क्या आपको कुछ चाहिए? एम। लूसी ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और शांति से उससे कहा, अगली बार मुझे लिन परिवार के मामलों के बारे में परेशान करने के लिए मत आना। क्या आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है? बेशक, मास्टर सी। जियांग ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उसका सजा देने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि लूसी ने विषय को बदल दिया और एक और मामला सामने लाया। ऐसा लगता है कि मेरे बड़े भाई और भाभी लू यान और झोउ परिवार की लड़की के बीच शादी की व्यवस्था करने का इरादा रखते हैं। जियांग ने सावधानी से जवाब दिया, एक शादी की व्यवस्था सही शब्द नहीं हो सकती है। लेडी लू की तरह यह अधिक है कि युवा मास्टर लू को झोउ परिवार की लड़की के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। लूसी ने सिर हिलाया। मेरी भाभी के प्रयास व्यर्थ नहीं होने चाहिए। कल किसी को रात के खाने के लिए हमारे घर पर झोउ ली को आमंत्रित करने के लिए भेजे और कहे कि यह लू यान का निमंत्रण है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, जियांग, उन्होंने अनुपालन किया और छोड़ दिया। वह अभी भी लू यान के भविष्य के विवाह में लूसी की अचानक रुचि से हैरान था। मेशू लूसी के हाल के कार्यों से अनजान थे। उसने कई दिनों तक लूसी को नहीं देखा था। इस बीच झोउ ली एक असाधारण अच्छे मूड में लग रहा था जब भी उसने स्कूल में मेशू को देखा। मेशू हैरान था और आश्चर्यचकित था कि क्या झोउ ली के दिमाग ने एक अजीब मोड़ लिया है। जैसा कि हाई स्कूल के तीसरे वर्ष ने अपने अंत और कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के पास पहुंचे, छात्रों को निरंतर परीक्षाओं से समाप्त कर दिया गया, लेकिन परीक्षा के बाद अपनी स्वतंत्रता के लिए भी उत्सुक थे। अपनी कक्षा में छात्रों ने न केवल अपनी पढ़ाई पर चर्चा की, बल्कि उनकी स्नातक यात्रा की योजना भी बनाई। मेशू के पास कोई विशिष्ट स्थान नहीं है जिसे वह यात्रा करना चाहती थी। अपने निपटान में इस तरह की एक सक्षम प्रणाली के साथ वह विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल में सुधार करने पर केंद्रित थी। इस समय उन्हें तुच्छ मनोरंजन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कभी कभी वेन मियाओ उसे लू यान की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए संपर्क करते थे। जब से उसने लू यान के नोट्स देखे थे, वह उसके बारे में तेजी से उत्सुक हो गई थी। मेशू मदद नहीं कर सकते, लेकिन पूछे कि क्या वेन मियाओ ने लू यान के लिए भावनाओं को विकसित किया था। उस समय वेन मियाओ उत्साह से लू यान की उत्कृष्ट लिखावट की प्रशंसा कर रहे थे। मेशू के सवाल को सुनने के बाद उसने एक अतिरंजित चीख निकाली। यह महसूस करते हुए कि उनके सहपाठी उसे देख रहे थे, उसने अपनी आवाज कम कर दी और मेशू को देखा। ऐसी बातें मत कहो, मैं महान लू यान के योग्य नहीं हूँ। मैंने सुना है कि वह हाल ही में झोउ ली के करीब है। क्या ऐसा है? मेशू ने इस विकास पर ध्यान नहीं दिया था। वेन मियाओ ने कृपया उसे याद दिलाया, लू यान के बाद काफी मांग की जाती है। यदि आप अवसर को जब्त नहीं करते हैं तो आप उसे किसी और से खो सकते हैं। वह मेरा नहीं है, इसलिए हम उसे किसी और से खोने के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? मेशू ने अपने काम पर लौटने से पहले उसे चकमा दिया और उसकी तरफ देखा।
वेन मियाओ को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह मेईशू के शांत स्वभाव से प्रभावित थी। उसने आह्वान किया और इस्तीफे के साथ कहा, अगर मेरे पास एक बचपन का दोस्त प्रतिभाशाली था, एक अच्छे परिवार से और उसके रूप में सुंदर, एक निश्चित रूप से उसके दिल को कसकर पकड़ लेगा, मैं अपने जीवन में आने वाली किसी अन्य महिला से नहीं हार जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। मेईशू मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन चंचलता से उसके माथे पर टैप करें। एक आदमी के लिए इस तरह की उच्च उम्मीदें जरूरी नहीं कि एक अच्छी बात है। मेरी राय में भविष्य में एक उत्कृष्ट व्यक्ति की उम्मीद करने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना, कठिन अध्ययन करना और अपने लिए एक उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करना बेहतर है। अंततः आप केवल हर चीज के लिए खुद पर भरोसा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। वेन मियाओ ने अपनी आंखें घुमाई और आहें भरी। मुझे पता है कि अध्ययन आपकी पसंदीदा चीज है, विद्वान मेई। अध्याय 184। स्कूल में वापस। मेईशू ने अपने सिर को असहाय रूप से हिलाया और मुस्कुराया। बहुत कम उसे पता था कि झोली ने इस अनजाने टिप्पणी को सुना। लंच ब्रेक के दौरान झोली ने अप्रत्याशित रूप से हाथ में अपने लंच बॉक्स के साथ मेईशू से संपर्क किया और कहा, अरे हाल ही में भाई लुयान मुझे हर शाम मुझे अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। मेईशू ने अपने उदासीन रूप से नजर डाली। उत्साह की कमी के रूप में उसने जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उद्धरण चिन्ह। झोली को अचंभित कर दिया गया। स्पष्ट रूप से इस तरह की सीधी अस्वीकृति की उम्मीद नहीं थी। उसने अपने चेहरे पर भ्रम का संकेत दिखाया और पूछा, क्या आप नाराज नहीं हैं? मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए? मेईशू ने कहा, झोली सभी को अपने काल्पनिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं मानते। मेरे पास ऐसी अनावश्यक भावनाओं के बारे में सोचने की विलासिता नहीं है जब कॉलेज प्रवेश परीक्षा केवल कोने के आसपास होती है। झोली ने मेईशू द्वारा डांटा जाने के बाद शर्माया और कुछ समय के लिए वह जवाब देने के लिए शब्द नहीं पा सकी। वह बस बदल गई और अपने लंच बॉक्स के साथ चली गई। अधिक अप्रत्याशित रुकावटों के साथ मेईशू ने कुछ और शब्दावली शब्दों की समीक्षा करने का अवसर लेते हुए कक्षा में अपना दोपहर का भोजन करना जारी रखा। फिलहाल चीनी वह विषय था जिसने उसके लिए सबसे अधिक कठिनाई की। वह रटे सीखने के माध्यम से अन्य विषयों को याद कर सकती थी, लेकिन चीनी को अनुभव और अभ्यास की आवश्यकता थी। वह यथासंभव अधिक से अधिक मार्ग याद रखना चाहती थी, चाहे वे पाठ्यपुस्तक या दुर्लभ शब्दों से हों जो उसने अभ्यास परीक्षा में सामना की थी। तभी वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान चीनी परीक्षा में एक उत्कृष्ट स्कोर हासिल कर सकती थी। कक्षा में कुछ छात्र भी पढ़ने के लिए समय बचाने के लिए अपना दोपहर का भोजन कर रहे थे। मेईशू हाल ही में स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ दोस्ताना थे। जब भी किसी ने उससे एक सवाल पूछा तो वह धैर्यपूर्वक जवाब देगी, चीजों को अच्छी तरह से समझाती है और इसे शिक्षकों की तुलना में अधिक समझ में आता है। समय के साथ हर कोई उसके साथ अपनी पढ़ाई पर चर्चा करने के लिए तैयार था। लंच ब्रेक के दौरान आज कोई अपवाद नहीं था। मेईशू एक जटिल और कठिन मार्ग को याद करने के बीच में था जब एक बोर्ड सहपाठी ने गणित की समस्या के साथ उससे संपर्क किया। मेईशू ने धैर्यपूर्वक अपनी पाठ्यपुस्तक को अलग कर दिया और समस्या को समझाना शुरू कर दिया। हालांकि जैसा कि वे समस्या के माध्यम से केवल आधे रास्ते में थे, कक्षा के दरवाजे को अचानक खटखटाया गया और एक अप्रत्याशित व्यक्ति प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। जो छात्र मेईशू के स्पष्टीकरण पर केंद्रित था, वह इस व्यक्ति को देखकर हैरान था। वह उसे चौड़ी आंखों से घूरता रहा और ठीक होने में कुछ समय लगा। उन्होंने द्वार की ओर इशारा किया और हकलाया, वाई यू, आप यहाँ क्यों हैं? क्या स्कूल यह नहीं कहता कि आपको निष्कासित कर दिया गया था? मेईशू उसकी पीठ पर एक बैकपैक के साथ और सूझ गया। रोने से आंखें मूंदकर मेईशू को नाराज कर दिया। मुझे स्कूल से निष्कासित नहीं किया गया था। आज से मैं आप सभी के साथ अध्ययन करने के लिए कक्षा में लौट रहा हूँ। जो छात्र अभी भी कक्षा में थे, वे अब अपने लंच के बारे में कम परवाह नहीं कर सकते थे। उन्होंने मेईशू को जिज्ञासा के साथ देखा और पूछा, आपके पास अभी भी स्कूल आने के लिए तंत्रिका कैसे है? आप? मेईशू ने स्पष्ट रूप से एक दिन स्कूल में इस तरह से इलाज करने की उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखें गहरी लाल हो गईं और वह पीछे हट गई। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए मैं स्कूल आ सकता हूँ। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो शिक्षक से पूछें। क्या मुझे लगता है कि एक में बहुत खाली समय है? सहपाठी जिसने केवल क्षण भर में अपना ध्यान केंद्रित किया था, मेईशू जल्दी से अपना भोजन खाने के लिए लौट आया, न कि स्थिति की परवाह कर रहा था। मेईशू को संक्रमित किया गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वह स्कूल लौटती है तो उसे इस तरह से व्यवहार किया जाएगा। वह मेईशू तक चली गई और नफरत से कहा, यह मत सोचो कि आप आसानी से मेरे खिलाफ जीत सकते हैं। यदि आपके पास हिम्मत है तो अगली परीक्षा में हमारे स्कोर की तुलना करें। मेईशू ने कहा और कहा, आपने 70 के दशक में एक बूढ़ी औरत पर भरोसा किया और शिक्षक के कार्यालय में रोने और या विनती करने के लिए स्कूल लौटने का मौका दिया। आपके लिए इतना गर्व करने के लिए क्या है? आपको कैसे मालूम? मेईशू घबरा गई और अपने सहपाठियों को चारों ओर देखा। यह महसूस करते हुए कि वह फिसल गई थी, उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और कहा, आप आधारहीन आरोप लगा रहे हैं।
मेई माँ। ये कहने के बाद मेई शू ने कुछ काटने में अपना भोजन समाप्त किया और अपने लंच बॉक्स को साफ करने के लिए बाहर के पानी के कमरे में जाने के लिए तैयार किया। मेई म्यू ने अपना रास्ता अवरुद्ध करने के लिए थोड़ा बदल दिया और कहा, क्या आपको वास्तव में मेरे लिए इतना निर्मम होना है? क्या आपको लगता है कि मेरे पास आपसे निपटने का कोई तरीका नहीं है? यदि आपके पास कोई रास्ता है तो कोशिश करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, मेई शू ने तिरस्कारपूर्वक कहा। मेई शू ने मेई म्यू से अपनी टकटकी को स्थानांतरित कर दिया, उसके कंधे को धकेल दिया और कक्षा छोड़ दिया। मेई म्यू ने एक गहरी सांस ली, शांत होने का नाटक किया और अपनी सीट पर लौट आए। उसने एक परीक्षा पेपर निकाला और उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसने पिछली परीक्षा में मेई शू के अच्छे प्रदर्शन के बारे में सुना था, इसलिए वह इस बारे से हल्के में लेने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे अपने पिता के पक्ष को फिर से हासिल करने के लिए अगली परीक्षा में मेई शू के खिलाफ जीतना पड़ा। केवल ऐसा करने से वह एक बार फिर कक्षा में सभी लड़कियों के बीच ध्यान देने का केंद्र बन सकता है। बेशक, एक और महत्वपूर्ण कारण था। उसकी दादी ने प्रिंसिपल के सामने वादा किया था कि वह अगली परीक्षा में अपने ग्रेड में शीर्ष 10 में प्रवेश करेगी, अन्यथा उसे स्कूल से बाहर जाना होगा। अध्याय 185, आयु कार्ड खेलना। सुबह में मेई शू से अनभिज्ञ मेई म्यू ने अपनी दादी और वांग यू के साथ स्कूल ले जाया था। अनुमति के बिना वे सीधे प्रिंसिपल के कार्यालय में चले गए थे। उस समय प्रिंसिपल शिक्षा ब्यूरो से आगामी निरीक्षण से संबंधित प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त था। जब उन्होंने इन तीनों व्यक्तियों को प्रवेश करते देखा तो वह अपनी रचना को फिर से हासिल करने से पहले थोड़ी देर के लिए गूंगा हो गया। ये देखते हुए कि एक बुजुर्ग व्यक्ति में आया था, प्रिंसिपल खुद को तुरंत छोड़ने के लिए कहने के लिए खुद को नहीं ला सकता था। इसके बजाय उन्होंने कार्यालय के सोफे पर बैठने के लिए आमंत्रित करते हुए वरिष्ठ ग्रेड के प्रमुख को बुलाया। यहाँ तक कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें चाय डाली। बुजुर्ग महिला ने प्रिंसिपल के मिलनसार रवैये को देखा और सोचा कि उसके पास एक मौका हो सकता है। उसने तुरंत अपनी उम्र का लाभ उठाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए, प्रिंसिपल, मेरी उम्र में व्यक्तिगत रूप से स्कूल में आना आसान नहीं है। मेरी पोती ने कोई गंभीर गलत काम नहीं किया है। वह पहले से ही हाई स्कूल के अपने अंतिम वर्ष में है और जल्द ही कॉलेज प्रवेश परीक्षा ले जाएगी। क्या इस समय उसे छोड़ने के लिए कहना थोड़ा अनुचित नहीं है? उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल को पता था कि यह यात्रा मेई म्यू से संबंधित थी। उन्होंने कहा और जवाब दिया, आप जागरूक नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेई म्यू की हालिया कार्यों का स्कूल पर गंभीर रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा। मैं सिर्फ अपने द्वारा बनाई गई गंदगी से निपट रहा था और उच्च अपने मुझे छात्रों को सख्ती से अनुशासित करने का आदेश दिया है। वे मेई म्यू जैसी घटनाओं के कारण अगले सोमवार को एक नियमित निरीक्षण करेंगे। उद्धरण चिन्ह। वांग यू चिंतित दिखे और शामिल हो गए। प्रिंसिपल, आप देखते हैं, मेई म्यू के साथ मामला पहले ही हमारे और ग्रेड निदेशक के बीच निजी तौर पर हल हो चुका है। हमारा परिवार स्कूल में एक इमारत दान करने के लिए तैयार है। ग्रेड निदेशक ने भी मेई म्यू को जिम्मेदार नहीं ठहराने का वादा किया। उद्धरण चिन्ह। मामले को उस समय हल कर दिया गया था, लेकिन क्या मेई म्यू ने दुर्भावनापूर्ण अफवाहें नहीं दी और मेई शू को ऑनलाइन बदनाम किया? इस घटना ने काफी हंगामा किया है और स्कूल के सिर के रूप में मुझे अब एक रुख लेना चाहिए। मुझे खेद है, लेकिन मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं परेशानी के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं इस मामले में असहाय हूँ, प्रिंसिपल ने समझाया। प्रिंसिपल, कृपया ऐसा मत कहो। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? बुजुर्ग महिला ये सुनकर उत्तेजित हो गई और प्रिंसिपल के हाथ को पकड़ लिया, जाने से इनकार कर दिया। आपके पास जो भी स्थिति है, बस ये कहो। जब तक आप मेरी पोती स्नातकों को सफलतापूर्वक सुनिश्चित कर सकते हैं, मैं आपके द्वारा पूछे जाने वाले किसी भी चीज के लिए सहमत हूँ। उद्धरण चिन्ह। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। निर्णय पहले ही कर चुका है और इसे आसानी से नहीं बदला जा सकता है। प्रधानाचार्य असहाय महसूस करते हुए बूढ़ी औरत के हाथ को अलग कर दिया और खिड़की पर चला गया। आहें भर रही थी। उन्होंने उन्हें एक दृढ़ और उदासीन सिलहूट के साथ छोड़ दिया। बूढ़ी औरत और वांग यू ने एक दूसरे की आंखों में चिंता को देखते हुए दोनों की नजरें दी। हालांकि मेई म्यू के मामले में अब देरी नहीं हो सकती है। बूढ़ी औरत अपनी पोती को अनुमति नहीं देने के लिए दृढ़ थी, जो बचपन से ही लाड़ प्यार कर रही थी। उस मनहूस महिला द्वारा पैदा हुई बेटी के कारण स्कूल से निष्कासित कर दी गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए उसने अचानक एक निर्णय लिया। अपने बेड पर झुककर वह अस्थिर रूप से प्रिंसिपल के पीछे चली गई और अपनी पोती और बहू के सामने उसने एक थूट के साथ घुटने टेक दिए। प्रिंसिपल को अचानक हंगामा से अचंभित कर दिया गया और बुजुर्ग महिला की सहायता के लिए जल्दी से बदल गया। लेकिन बूढ़ी औरत प्रिंसिपल पर नैतिक रूप से दबाव डालने पर इरादा कर रही थी। ये वो आखिरी उपाय था जिसके बारे में वह सोच सकती थी और उसका आसानी से उठने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही प्रिंसिपल उसकी मदद करने के लिए बाहर पहुंचा, वह अपनी बांह से चिपक गई, रो रही थी और उसकी आस्तीन पर उसके आंसू पोंछ रही थी। प्रिंसिपल, मेरी उम्र में मैं आपके साथ विनती करने के लिए आया हूँ। आप मेरी पोती को निष्कासित करने के लिए इतने हृदयहीन कैसे हो सकते हैं? वह हमेशा अच्छी तरह से व्यवहार किया गया है और ऐसा कभी भी ऐसा नहीं करेगा।
यहाँ तक कि अगर उसने किया हो तो ये किसी को उसके लिए मजबूर कर रहा होगा। प्रिंसिपल ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसके सामने घुटने टेकने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने जल्दी से उसकी मदद करने की कोशिश की। जबकि दोनों टग ऑफ वॉर के बीच में थे, ग्रेड निर्देशक आखिरकार आ गए थे। जैसे ही उन्होंने वांग यू और मेंग यू को देखा, उन्हें पता था कि प्रिंसिपल ने उन्हें तत्काल क्यों बुलाया था। बुजुर्ग व्यक्ति को अपने घुटनों पर जमीन पर छटपटाते हुए और असहाय प्रिंसिपल को देखकर ग्रेड हेड के दिमाग में अचानक विचार। अपने चेहरे पर एक जबरन मुस्कान के साथ उन्होंने स्थिति को कम करने में मदद करने के लिए प्रिंसिपल से संपर्क किया। प्रिय बूढ़ी औरत, कृपया पहले खड़े हो जाओ। मेंग यू वास्तव में एक प्रतिभाशाली छात्र है और स्कूल के लिए उसे निष्कासित करने के लिए पछतावा है। कृपया ऐसा न करें। आइए बैठें और धीरे धीरे चर्चा करें। उद्धरण चिन्ह। हाँ, कृपया पहले खड़े हो जाओ। हम इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं, प्रिंसिपल ने कहा। बुजुर्ग महिला को उसके पैरों में मदद करने की कोशिश की। ये देखते हुए कि उसके भावनात्मक प्रकोप ने एक प्रभाव डाला था, बुजुर्ग महिला आखिरकार सोफे पर बैठने के लिए सहमत हो गई। हालांकि वो वापस नहीं रही और खुद को जोर देकर जारी रखी। मुझे परवाह नहीं है, आपको एक समाधान खोजने की आवश्यकता है। चूंकि स्कूल जानता है कि मेरी पोती एक प्रतिभाशाली छात्र है, आपको उसे निष्कासित नहीं करना चाहिए। अन्यथा एक एजुकेशन ब्यूरो में जाएगा और आपको रिपोर्ट करेगा। उद्धरण चिन्ह। कुआं। बुजुर्ग महिला नर्म और कठोर दोनों रणनीति का उपयोग कर रही थी, प्रिंसिपल को एक नुकसान में छोड़ दिया। वह संभवतः बुजुर्ग महिला को उसके सामने फिर से घुटने टेकने नहीं दे सकता था। यदि इस घटना की खबर सामने आए तो इसके पीछे के कारणों की परवाह किए बिना प्रिंसिपल के रूप में उनकी स्थिति संभवतः अस्थिर होगी। हालांकि मेंग यू ने वास्तव में स्कूल में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा किया था और अगर वह अपने नामांकन को बहाल करने के लिए सहमत हो गया तो वह इसे अन्य छात्रों को सही ठहराने में सक्षम नहीं होगा। संघर्षों की एक भीड़ का सामना करते हुए प्रिंसिपल ने ग्रेड निदेशक में अपनी आशा व्यक्त करते हुए कहा, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? अध्याय 186। फिर से दान। ग्रेड निदेशक इस सवाल का इंतजार कर रहे थे और प्रिंसिपल के लिए विवेकपूर्ण रूप से फुसफुसाए थे। प्रिंसिपल, क्या हमारे स्कूल के पुस्तकालय को विस्तार की आवश्यकता नहीं है? प्रिंसिपल की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि वे फिर से दान करते हैं? ग्रेड के निदेशक ने प्रिंसिपल के हाथ को पकड़ लिया और उसे अपनी आवाज को नीचे रखने के लिए प्रेरित किया। यदि आप सहमत हैं तो हम उन्हें थोड़ा लंबा छेड़ सकते हैं, उन्हें किसी भी लंबे समय तक विरोध करने में असमर्थ बना सकते हैं और फिर हमारी शर्तों को प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत होंगे। लेकिन मेंग यू के निष्कासन को स्कूल के सभी छात्रों के लिए पहले ही घोषित कर दिया गया है। प्रिंसिपल ने अभी भी महसूस किया कि यह कुछ अनुचित था। हालांकि ग्रेड निदेशक के पास एक योजना थी। चिंता मत करो, एक के पास पैसा पाने और मेंग यू को बाद में स्वेच्छा से छोड़ने का एक तरीका है। मौन के एक पल के बाद प्रिंसिपल ने आखिरकार सिर हिलाया। ठीक है, आगे बढ़ो और उनसे बात करो। मैं आपकी अच्छी खबर की प्रतीक्षा करूंगा। बाकी आश्वासन। प्रिंसिपल। ग्रेड निर्देशक के चेहरे पर एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी, लेकिन जब वह वांग यू का सामना करने के लिए बदल गया, जो उत्सुकता से उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, तो वह चिंता की अभिव्यक्ति में बदल गया। मेंग यू की माँ, मैंने वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, लेकिन प्रिंसिपल अभी भी मेंग यू को स्कूल लौटने के लिए सहमत नहीं हो सकता है। यह नहीं किया। प्रिंसिपल, आपको वास्तव में इस पर सोचना चाहिए। बुजुर्ग महिला चिल्लाया, फिर से प्रिंसिपल से संपर्क करने की कोशिश की। ग्रेड निदेशक ने जल्दी से उसे रोक दिया। कृपया मुझे पहले सुने। ये भी उच्च से एक निर्णय है और प्रिंसिपल एक कठिन स्थिति में है, जैसा कि आप जानते हैं। जबकि प्रिंसिपल पूरे स्कूल के नामात्र के प्रभारी हैं, वह शिक्षा ब्यूरो के नियंत्रण में है। हमारे स्कूल में पुरस्कार और दंड के लिए स्पष्ट नियम है और हम एक ऐसे छात्र को क्षमा करके एक मिसाल कायम कर सकते हैं जिसने परिणाम के बिना गलती की है। उद्धरण चिन्ह। बुजुर्ग महिला कई सालों से रह रही थी, चतुर हो गई थी। ग्रेड निदेशक के स्पष्टीकरण को सुनकर उसने महसूस किया कि इस मामले में पैंतरेबाजी के लिए अभी भी जगह हो सकती है। उसने जल्दी से उसे एक तरफ खींच लिया और पूछा, शिक्षक, मुझे लगता है कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं। आइए एक सौदा करें। मेंग यू को स्कूल वापस पाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। ग्रेड हेड हिचकिचाहट और कहा, ठीक है, हम बस यह नहीं कह सकते हैं। यदि वे शब्द मेरे मुंह से आते हैं और वे बाहर निकलते हैं तो मुझ पर पक्षपात का आरोप लगाया जा सकता है। फिर मेरे पास मेरी तरफ से किसी के साथ कोई कठिन समय नहीं होगा। चिंता मत करो, हम में से कुछ इस मामले के बारे में जानते हैं। बुजुर्ग महिला ने जल्दबाजी में उसे आश्वासन दिया। मैंने इसे पहले कहा था, जब तक आप मेरी पोती को स्कूल लौटने देते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ग्रेड निर्देशक ने संकोच किया। बुजुर्ग महिला ने अपने होठों को शुद्ध किया और कांपते हुए अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और जल्दबाजी में इसे ग्रेड निर्देशक को सौंप दिया, जबकि प्रिंसिपल की पीठ को बदल दिया गया था। वह फुसफुसाए, प्रशंसा का ये टोकन सिर्फ आपके लिए है। कृपया प्रिंसिपल को बताएं। प्रिय महिला, एक आपकी ईमानदारी को समझें।
उस मामले में मैं आपके साथ कुछ साझा कर सकता हूँ। ग्रेड निदेशक ने बैंक कार्ड स्वीकार किया और अपनी आवाज कम कर दी। यह आगामी निरीक्षण उच्च अब द्वारा अनिवार्य है। प्रिंसिपल चिंतित है क्योंकि स्कूल के फंड बंधे हुए हैं और वह पुस्तकालय के पुनर्निर्माण का जोखिम नहीं उठा सकता है। उन्हें इस बात की चिंता है कि यह मुद्दा उच्च आपके साथ परेशानी का कारण होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर बुजुर्ग महिला ने तुरंत सब कुछ समझ लिया। उसने ग्रेड निर्देशक के हाथ को थपथपाया और कहा, आप यहाँ प्रतीक्षा करते हैं, मैं अपनी बहू से बात करूंगी और आपको एक उत्तर प्रदान करूंगी। मैं आपकी अच्छी खबर की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। ग्रेड निदेशक ने व्यक्तिगत रूप से बुजुर्ग महिला को सोफे पर बैठने में मदद की और फिर कुछ पानी लाने और दूसरी तरफ चाय तैयार करने का नाटक किया, जिससे दो महिलाओं के लिए निजी तौर पर चर्चा करने के लिए एक जगह बनाई गई। मेई म्यू थोड़ी देर के लिए रो रहा था। जब उसने अपनी दादी को लौटते देखा तो उसने जल्दी से पूछा, दादी, क्या शिक्षक सहमत था? मुझे पहले से ही स्कूल लौटने का एक तरीका मिल गया है। हालांकि आपकी माँ को इसके लिए सहमत होने की जरूरत है। बुजुर्ग महिला ने मेई म्यू पर अपनी टकटकी लगाई। वांग यू ने अपने आंसू पोंछे और पूछा, माँ, ग्रेड निर्देशक ने आपको अभी क्या बताया? बुजुर्ग महिला ने ग्रेड निर्देशक के अनुरोध को दोहराया और दोहराया। वांग यू चिल्लाने की कगार पर था, लेकिन बुजुर्ग महिला ने उसे नियंत्रण खोने से रोकने के लिए जल्दी से उसे पकड़ लिया। हालांकि इस खबर का प्रभाव महत्वपूर्ण था और वांग यू मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन गुस्सा महसूस करते थे। माँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने हाल ही में स्कूल में एक पूरी शिक्षण भवन दान किया है। मैं संभवतः अब पुस्तकालय का पुनर्निर्माण कैसे कर सकता हूँ? मुझे पता है कि आपके पास अभी बहुत अधिक पैसा नहीं है, यही वजह है कि मैं आपके साथ इस पर चर्चा कर रहा हूँ। बुजुर्ग महिला ने अपनी आवाज कम रखी। आखिरकार मेई म्यू मेरी पोती है, भले ही उसके पिता उसकी उपेक्षा कर रहे हों, एक केवल मूर्खतापूर्ण नहीं बैठ सकता है। एक 11 आधा पैसा प्रदान करें, लेकिन आपको बाकी को हल करना होगा। उद्धरण चिन्ह। वांग यू ने अपने होंठ को थोड़ा सा संघर्ष करते हुए कहा, लाइब्रेरी का विस्तार करने से कम 6 मिलियन युआन खर्च होंगे। यहाँ तक कि अगर बुजुर्ग महिला आधा भुगतान करने के लिए सहमत हो गई, तब भी उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। लेकिन स्थिति इस बिंदु तक बढ़ गई थी और मेई म्यू की मां के रूप में वह वापस नहीं आ सकती थी और एक बुजुर्ग महिला को इसे संभालने देती थी। वह एक दादी की तुलना में कमजोर दिखाई नहीं दे सकती थी। मेई म्यू के उत्सुक टकटकी का सामना करते हुए वांग यू के पास अनिच्छा से सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है माँ, मैं सहमत हूँ, लेकिन कृपया मेरे लिए स्कूल से बात करें। मैं अभी उस पैसे के साथ नहीं आ सकता। क्या वे कुछ दिनों के लिए इंतजार कर सकते हैं? अध्याय 187 अतिरिक्त आवश्यकताएं। स्कूल इंतजार कर सकता है, लेकिन मुमू नहीं कर सकता। ये कॉलेज प्रवेश परीक्षा से कुछ ही दिन दूर है। क्या आप नहीं चाहते कि मुमू ध्यान केंद्रित करे और एक अच्छे विश्वविद्यालय में जाएं? बुजुर्ग महिला ने गुस्से में कहा, क्या आपके पास कुछ दुकानें नहीं हैं? अभी के लिए उनमें से 2 को बेच दें। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वांग यू चिंतित हो गया। माँ, ये काम नहीं करता है। अगर मैं उन दुकानों को बेचता हूँ तो मुझे कोई आय नहीं है। क्या मेरा बेटा आपका समर्थन नहीं कर सकता? बुजुर्ग महिला ने गुस्से में कहा, क्या आप इन भौतिक संपत्ति चाहते हैं या क्या आप अपनी खुद की बेटी के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं? मेई म्यू को पता था कि यह निर्णय उसकी माँ के हाथों में था, इसलिए उसने आंसू बहाते हुए कहा, माँ, मैं स्कूल वापस जाना चाहती हूँ। कृपया मेरी मदद करें। मैं आपको चुकाने का वादा करता हूँ जब भविष्य में एक पैसा कमाता है। उद्धरण चिन्ह। वांग यू ने गहराई से आहें भरी। मुझे चुकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप हमारे खर्चों को जानते हैं, जो आपके पिताजी प्रदान करता है, उससे अलग इन दुकानों से आओ। बुजुर्ग महिला के साथ वह बहुत अधिक नहीं कह सकती थी। मेई म्यू ने अपनी माँ के निहितार्थ को समझा, लेकिन फिर भी अपनी माँ की बाह पर रोते हुए, माँ, मुझे अपनी शिक्षा को पहले पूरा करने दें। जब मैं स्नातक करता हूँ और पैसे कमाता हूँ तो आप जितनी चाहे उतनी दुकानें खोल सकते हैं। चलो तत्काल संकट को संबोधित करते हैं, ठीक है? वांग यू को किसी अन्य विकल्प के साथ छोड़ दिया गया था और वह अपनी बेटी को इतना परेशान देखने के लिए सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। ठीक है, इन दिनों मेरी दुकानें खरीदने में रुचि रखने वाले लोग हैं। मैं उनसे अब संपर्क करूंगा और अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो मुझे आज दोपहर को स्कूल में पैसे लाने में सक्षम होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत अच्छा है। मेई म्यू खुशी के आंसू रोया। बुजुर्ग महिला भी मुस्कुराए, ये कहते हुए, ये सही है, जब तक कि मुमू एक अच्छे विश्वविद्यालय में हो जाता है तब तक आप भविष्य में जो चाहे कर सकते हैं। वांग यू ने कहा और ग्रेड निदेशक के पास चला गया, ये कहते हुए, शिक्षक, हमने इस पर चर्चा की है। क्या मुमू अब कक्षा में लौट सकते हैं? मैं दोपहर में पैसा लाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। चूंकि आप एक समझौते पर पहुंच गए हैं, इसलिए मुझे प्रिंसिपल के साथ इस पर चर्चा करने की आवश्यकता होगी। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, ग्रेड निदेशक ने कहा और प्रिंसिपल के साथ एक शांत बातचीत करने के लिए खिड़की पर चला गया। फिर वांग यू के घबराए हुए टकटकी के तहत वह एक दोषी अभिव्यक्ति के साथ वांग यू में लौट आया
मुझे खेद है, प्रिंसिपल का कहना है कि यह मामला सुलझा लिया गया है और इसे आसानी से नहीं बदला जा सकता है। ये कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल, आपने यह नहीं कहा कि अभी, क्या आपने? बुजुर्ग महिला तुरंत असहज हो गई और संपर्क किया, अपनी जेब पर नजर डाली जहां उसने अपना बैंक कार्ड रखा। ग्रेड निर्देशक ने उसके अर्थ को समझा और उसे धैर्य रखने के लिए संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया। हालांकि मेई वास्तव में हमारे स्कूल में एक असाधारण छात्र है, उसके ग्रेड हमेशा बकाया रहे हैं। इसलिए मैंने एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता ली और मेई को कक्षा में लौटने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त है। उद्धरण चिन्ह। क्या हालत? मेई ने घबराकर अपनी पसीने की उंगलियों को जकड़ लिया और पूछा। ग्रेड निदेशक ने कहा, यदि आप अपनी कक्षाओं को जारी रखने और हमेशा की तरह कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए वापस आना चाहते हैं, तो आपको स्कूल का मूल्यांकन पास करना होगा। यदि आप अगली मासिक परीक्षा में अपने ग्रेड में एक शीर्ष 10 रैंकिंग प्राप्त कर सकते हैं, तो स्कूल निश्चित रूप से कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए आपकी योग्यता को रद्द नहीं करेगा। हालांकि यदि आप असफल होते हैं, तो मैं केवल माफी मांग सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मेई अचानक हिचकिचाहट हो गई। इससे पहले उसकी सबसे अच्छी रैंकिंग उसके ग्रेड में केवल 20वीं थी और वह हाल ही में विभिन्न मुद्दों से विचलित हो गई थी। अगली परीक्षा बहुत दूर नहीं थी और वह सोचती थी कि क्या वह इतने कम समय में इतना सुधार कर सकती है। उसकी हिचकिचाहट देखकर ग्रेड निर्देशक समझ से मुस्कुराया। बेशक, अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप अस्वीकार कर सकते हैं। यह आपके परिवार को बहुत पैसा बचाएगा। नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। मेई जानता था कि यह उसका आखिरी मौका था। यदि वह इसे जब्त नहीं करती है, तो वह एक ऐसी छात्रा बन जाएगी जिसे नोआई हाई स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था। यहाँ तक कि अगर वह 1 साल दोहरा सकती है, तो वह हमेशा के लिए शर्मिंदा हो जाएगी। उसे ये सब देना था। ग्रेड निदेशक ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ठीक है, ये तब तय हो गया है। बुजुर्ग महिला आखिरकार मुस्कुराए और एक पंक्ति में 3 अच्छा कहा। मेरी कीमती पोती, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप निश्चित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। उद्धरण चिन्ह। मेई ने उस पर आत्मविश्वास से सिर हिलाया, लेकिन वांग यू चिंतित लग रहे थे। यदि मेई स्कूल की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, तो उसकी 2 दुकानें व्यर्थ में बेची जाएंगी। यहाँ तक कि अगर बुजुर्ग महिला पैसे से बाहर भागती है, तो वह हमेशा अपने बेटे से मदद मांग सकती थी, लेकिन मेई परिवार में उसकी और उसकी बेटी की स्थिति खतरे में होगी। वह ये नहीं सुन सकती थी कि उसके आसपास के लोग अब क्या कह रहे थे। वह केवल उस दुकान के लिए दिल का दर्द महसूस करती थी जिसे उसने बनाने के लिए इतनी मेहनत की थी, जिसे अब किसी और को सौंप दिया गया था। उसके सभी प्रयास और निवेश एक पल में गायब हो गए थे। वांग यू, क्या आपने सुना है कि मैंने क्या कहा? बुजुर्ग महिला ने उसे चकाचौंध करने का नाटक किया। वांग यू जल्दी से अपने होश में वापस आ गया। माँ, तुमने अभी क्या कहा था? दादी ने कहा कि जल्दी करो और पैसे लाओ। मेई ने खुशी से दोहराया। माँ, मैं अब कक्षा में वापस जाऊंगा। चिंता मत करो, मैंने आपको निराश नहीं किया। देखो कितना समझदार है हमारे मुंह। इतनी अच्छी बेटी को ठीक से पोषित किया जाना चाहिए। बुजुर्ग महिला ने वांग यू की बांह को मुस्कुराते हुए धक्का दिया। वांग यू ने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया और कहा, हाँ, मुमू को वास्तव में अच्छी तरह से पोषित किया जाना चाहिए। मैं अब पैसे जुटाऊंगा। अध्याय 188 अध्ययन समूह। लंच ब्रेक के बाद छात्र धीरे धीरे कक्षा में लौट आए और मेई को देखा। ली हुआ ने पूरी कक्षा के सामने अपनी मेज पर चली गई और उसकी मेज पर चली गई। हैरानी की बात यह है कि उसने अपना हाथ उठाया और फर्श पर मेई की मेज से सब कुछ बह लिया। आप क्या कर रहे हो? मेई इसे किसी भी तरह से सहन नहीं कर सकता है और खड़े होकर पाठ्यपुस्तकों की ओर इशारा करते हुए अब फर्श पर गंदगी में ढके हुए हैं। उन लोगों को उठाओ और उन्हें मेरे लिए साफ करो, वरना हम समाप्त नहीं हुए। समाप्त नहीं हुआ? क्या आपको अभी भी लगता है कि आप मेई परिवार के हॉटशॉट यंग मिस हैं? ली हुआ न केवल पालन नहीं किया, बल्कि एक गहरे पदचिह्न को छोड़कर अपने पैर के साथ स्वच्छ कवर पर भी कदम रखा। हमारे बीच, मैंने अभी तक इसको नहीं तय किया है। आप स्कूल में वापस आने और कक्षाओं में जाने की हिम्मत कैसे करते हैं? मेई इतनी गुस्से में थी कि उसकी आंखें लाल हो गईं। जब उसे कभी इस तरह का अपमान किया गया था। उन्हें मेरे लिए उठाओ, तुरंत माफी मांगो, या मैं शिक्षक को बताऊंगा। ली हुआ ने परवाह नहीं की। यदि आप टैटल करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ें। मुझे यकीन है कि आपके परिवार ने आपके लिए स्कूल वापस आने के लिए बहुत कुछ खर्च किया है, ठीक है? यदि आप परेशानी पैदा करते हैं, तो अनुमान लगाएं कि क्या स्कूल आपको फिर से बाहर निकाल देगा। आप, ली हुआ के शब्दों ने मेई को मारा जहां ये चोट लगी थी। दरअसल स्कूल ने उसे लौटने के लिए शर्तें निर्धारित की थीं। ये सोचकर मेई ने हताशा में अपने होंठ को काट दिया, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने नीचे गिरा दिया, अपनी पाठ्य पुस्तकों को उठाया और उन्हें खुद साफ किया। फिर वह वापस बैठ गई और अपने पेपर पर काम करना जारी रखा। ली हुआ पास में खड़ा था, हंस रहा था और कहा, अरे, क्या ये वही खराब युवा मिस है जो उच्च और शक्तिशाली काम करता था? आप अपने पूर्व स्व की तरह नहीं दिखते हैं।
क्या आप एक भूत या कुछ और के पास हैं? मेई म्यू की उंगलियां कलम को पकड़कर नीले रंग की हो गईं, लेकिन उसे अपने गुस्से को दबाना पड़ा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ली हुआ का इलाज किया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए। कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त होते ही उसने इस मनहूस व्यक्ति को सबक सिखाने की कसम खाई। ली हुआ ने मेई म्यू की लकी किया था, उसके चारों ओर पीछा किया और उसका गंदे काम किया। हालांकि यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उसने सतह पर कुछ विशेषाधिकारों का आनंद लिया, गहराई से उसने मेई म्यू के पाखंड को तिरस्कृत कर दिया। अब उसे आखिरकार बदला लेने का अवसर मिला और उसमें रहस्योद्घाटन किया गया। वह थोड़ी देर के लिए मेई म्यू को परेशान करती रही, फिर शिक्षक की कक्षा में आने से ठीक पहले अपनी सीट पर लौट आई। इस पूरी घटना के दौरान एक भी छात्र ने मेई म्यू के लिए बात नहीं की। वे सभी रुचि के साथ देखते थे, मेई म्यू के अश्रुपूर्ण अपमान का आनंद लेते थे। हालांकि मेई शू ने थोड़ी देर के लिए देखा और महसूस किया कि कुछ अमिस था। जब मेई म्यू इतनी मेहनती हो गई थी, उसने इस अपमान को सहन किया और यहाँ तक कि ध्यान खोए बिना अपने पेपर पर काम करना जारी रखा। मेई शू ने एक पल के लिए सोचा और स्कूल द्वारा मेई म्यू की वापसी के लिए निर्धारित परिस्थितियों का एक मोटा विचार मिला। उसने एक नोट लिखा और विवेकपूर्ण ढंग से इसे क्लास मॉनिटर चेन हाउ के डेस्क पर रखा, जबकि शिक्षक ने ध्यान नहीं दिया। नोट ने कक्षा को कई अध्ययन समूहों में विभाजित करने का सुझाव दिया। मेई शू ने लुयान से कुछ नोट्स लिए थे और उन्होंने अपने नोट्स भी संक्षेपित किया था। वह अपने सहपाठियों को इन सामग्रियों को उधार देने के लिए तैयार थी। मेई शू की प्रगति सभी के लिए स्पष्ट थी और चेन हाउ कुछ समय के लिए अपने तरीकों के बारे में उत्सुक थे। अब उनके पास मेई शू के नोट्स को पहली बार देखने का मौका था, इसलिए उन्होंने उत्सुकता से सहमति व्यक्त की और अपने ग्रुप चैट पर क्लास के साथ प्रस्ताव को साझा किया। मेई शू ने अपनी प्रसन्न अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया और एक और नोट भेजा। इस बार चेन हाउ ने देखा कि अध्ययन समूह का प्रस्ताव शर्तों के साथ आया था। ये था कि मेई म्यू को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। चेन हाउ ने मेई शू के तर्क को समझा। आखिरकार कोई भी आसानी से किसी ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं करेगा जिसने उन्हें नुकसान पहुंचाया था, खासकर जब इसमें गहरे बैठे नाराजगी शामिल थी। अंत में यह मेई शू का निजी मामला था और यहाँ तक कि क्लास मॉनिटर के रूप में उनके पास हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए और गुप्त रूप से मेई म्यू को छोड़कर अलग अलग समूह बनाए। उन्होंने निजी तौर पर छात्रों के साथ मेई शू के प्रस्ताव को साझा किया। छात्र आसानी से सहमत हुए। वे अब नेत्रहीन रूप से मेई म्यू को आइडल नहीं कर रहे थे। अब उनके दिलों में उन्होंने मेई शू को अपनी देवी माना और उसका विरोध करने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा यह उनके लिए एक अप्रत्याशित लाभ था। सभी छात्रों ने आश्वासन दिया कि वे मामले को गोपनीय रखेंगे। उनमें से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्र सबसे तंगलिप्त थे। उनमें से कुछ में मेई म्यू की तुलना में कम ग्रेड थे, जबकि अन्य केवल कुछ पदों से उसके आगे थे। वे स्वाभाविक रूप से कॉलेज प्रवेश परीक्षा में और भी बेहतर परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद करते थे। जबकि मेई म्यू अपने दम पर कड़ी मेहनत कर रहे थे, कई और कुशल अध्ययन समूह पहले ही गठित हो चुके थे। मेई शू के नोट्स को साझा करने के अलावा उन्होंने समस्याओं पर भी चर्चा की, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला और पूरी कक्षा अधिक एकजुट हो गई। अध्ययन का माहौल तीव्र हो गया और यहाँ तक कि अनजान कक्षा के शिक्षक ने छात्रों को अध्ययन के लिए उनके हालिया उत्साह के लिए प्रशंसा की। जल्द ही अगली महत्वपूर्ण परीक्षा आ गई। छात्र सभी उत्सुकता से तैयार थे, जैसे कि वे युद्ध के लिए तैयार योद्धा थे। मेई म्यू भी अपने स्वयं के प्रदर्शन के बारे में असाधारण रूप से आश्वस्त थे। उसकी नींव ठोस थी और उसके हाल के आत्म-मूल्यांकन ने अच्छे परिणाम प्राप्त किए थे। जब तक उसने सामान्य रूप से प्रदर्शन किया, तब तक उसकी ग्रेड के शीर्ष 10 में शामिल होना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अध्याय 189, एक पूर्ण हानि बनाने वाला उद्यम। परीक्षा के 2 गहन दिन समाप्त हो गए और मेई म्यू ने अपने परिणामों के बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस किया। वह कई सवालों का सही जवाब देने में कामयाब रही थी और यहाँ तक कि उन्हें पता नहीं था कि ग्रेड में शीर्ष छात्र केवल उस तरह के थे, इसलिए वे शीर्ष 10 में रैंकिंग की संभावना को प्रभावित नहीं करेंगे। जब वह घर गई तो उसने वांग यू और उसकी दादी के साथ खबर साझा की। वांग यू ने हाल ही में अधिक खाली समय पाया था और उसके साथ अधिक समय बिता सकते थे। बुजुर्ग महिला हालांकि इतने छोटे से घर में रहने का आदी नहीं है, फिर भी अपनी पोती को देखने के लिए समय समय पर दौरा किया। जब तक आपने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया, 11 सुनिश्चित करें कि आपके पिता व्यक्तिगत रूप से आपको घर वापस लाते हैं जब परिणाम सामने आते हैं, और हमने उस डारन गर्ल को अपना रास्ता नहीं जाने दिया। बुजुर्ग महिला ने उसे आश्वासन दिया, संतुष्टि के साथ उसका हाथ थपथपाया। मेई म्यू अपनी दादी के आलिंगन में कृतज्ञता से झुक गया। दादी, मुझे पता था कि आप हमेशा मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। वांग यू अपनी बेटी की महत्वपूर्ण प्रगति से भी खुश थे, इसलिए उन्होंने उस शाम को एक भव्य दिन तैयार किया, जो पहले से मनाने के लिए। रात के खाने के बाद बुजुर्ग महिला घर वापस चली गई। मेई यू बीमार चिंतित थे और उसे देखकर तुरंत भाग गए। माँ, तुम इतनी देर से वापस क्यों आए?
मैं बस बटलर झाओ को तुम्हारी तलाश के लिए भेजने वाला था। बुजुर्ग महिला आज एक अच्छे मूड में थी और अपने बेटे को लिविंग रूम सोफे पर बैठने में उसकी सहायता करने देती थी। मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए अच्छी खबर है। ओह, क्या खबर है? अपनी माँ को इतना हंसमुख देखकर मेयू भी मुस्कुराया। बुजुर्ग महिला ने जानबूझकर ऊपर की दिशा में देखा और जोर से कहा, हमारा मुंह इस बार अपने ग्रेड के शीर्ष 10 में रैंक करने जा रहा है। माँ, तुमने क्या कहा? मुंह ने स्कूल में परीक्षा दी। मेयू स्पष्ट रूप से इस बारे में नहीं जानते थे। दादी मुस्कुराए। बेशक, मुमू के रूप में एक छात्र के रूप में एक छात्र स्कूल उसे निष्कासित करने के लिए कैसे सहन कर सकता है? केवल आप, उसके पिता के रूप में, इतने निर्मम होंगे। आपने वास्तव में इतनी अच्छी लड़की को घर से बाहर कर दिया था। लेकिन माँ, स्कूल ने पहले ही कहा है कि वे चाहते हैं कि मेयू को छोड़ दें। क्या आपने और वांग यू ने उसे जारी रखने के लिए कुछ किया है? मेयू एक व्यवसायी थे और उन्होंने सभी ट्विस्ट और टर्न के माध्यम से देखा। उन्होंने सीधे पूछा, आपकी लागत कितनी थी? दादी जानती थी कि वह इसे छिपाती नहीं है, नहीं वह चाहती थी। उसने कहा और कहा, मैं उतना ही खर्च करने को तैयार हूं जितना कि मेयू के लिए लेता है। इस तरह के एक अच्छे बच्चे को इतनी कम उम्र में पढ़ाई छोड़ने के लिए ऐसा बेकार है। मैंने सुना कि जब मेयू ने पहली बार स्कूल में प्रवेश किया तो उसका कुल स्कोर 100 से कम था। उसकी तरह कचरा जो केवल मेरे परिवार के लिए शर्म लाता है, मेयू के लिए रास्ता बनाना चाहिए। माँ, कृपया इस तरह से शू के बारे में बात न करें। वह एक अच्छी लड़की है। मेयू किसी को भी मेयू के बीमार बोलते हुए सुनकर खड़ा नहीं हो सकता। वह बायलिन को गहराई से प्यार करता था और वह किसी को भी अपने बच्चे के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहता था। दादी ने सूंघा। आप अभी भी उसका बचाव कर रहे हैं? यदि यह उसके लिए इतना बड़ा उपद्रव करने के लिए नहीं होता तो मैंने स्कूल को अपना दिमाग बदलने और मेयू को लौटने की अनुमति देने के लिए इतना पैसा नहीं खर्च किया। उद्धरण चिन्ह। मेयू ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन मेयू की गलती उसकी अपनी थी। मेयू, वह आपकी बेटी है। आप इतना अपरिचित क्यों लगते हैं कि उसका नाम? बुजुर्ग महिला ने उसे असंतुष्ट रूप से डांटा। मैं ऐसी उत्कृष्ट लड़की को घर लौटने के बिना अकेले बाहर रहने नहीं दे सकता। यदि मेयू इस बार अपने ग्रेड में शीर्ष 10 रैंक करता है तो आपको व्यक्तिगत रूप से उसे वापस लाना होगा। उद्धरण चिन्ह। मेयू एक पल के लिए झिझकते थे। उन्होंने महसूस किया कि मेयू घर को इतनी जल्दी लाने के लिए मेयू के लिए अनुचित था, लेकिन उसकी मां ने उसे सोचने के लिए समय नहीं दिया। अपने अन्य बच्चों को देखो, उनमें से कोई भी मेयू से तुलना नहीं कर सकता। मेयू मेरे परिवार की आशा है। यदि आप नहीं चाहते हैं कि सभी कड़ी मेहनत की गई पारिवारिक परिसंपत्तियां उन कुछ बंजियों से चली जाए, तो आप बेहतर तरीके से मेयू को घर वापस लाते हैं और उसे सीखने देते हैं कि कंपनी को अपने साथ कैसे चलाना है। उद्धरण चिन्ह। मेयू ने अनिच्छा से आहें भरी। ठीक है, मान, जब तक उसके ग्रेड में काफी सुधार होता है मैं उसे घर वापस लाने के लिए सहमत हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये हुई ना बात। श्रीमती मेई अब संतुष्ट थी। वह अपने बेटे के समर्थन के साथ उठी और ऊपर जाने वाली थी। ऊपर मेयान, जिन्होंने अपनी बातचीत को सुना था, तुरंत अपने कमरे में वापस फिसलना चाहते थे। हालांकि मेयू ने अपनी बांह पकड़ ली, उसे अब चुप रहने के लिए संकेत दिया। मेयू अपनी बुजुर्ग मां को अकेले सीढ़ियों पर चढ़ने के बावजूद अंदर से नाराजगी महसूस करने के लिए सहन नहीं कर सकी। वह लगातार उसकी मदद करने के लिए चला गया, ये कहते हुए कि वे चलते हैं। माँ, आपने इस बार मेयू की स्कूली शिक्षा पर कितना पैसा खर्च किया था? मैं इसे कल आपके पास स्थानांतरित कर दूंगा। बड़ी महिला एक पल के लिए रुक गई और उसके सवाल को सुनने पर उसने खुशी से कहा, ठीक है, मैंने इस बार 3 मिलियन खर्च किया, आप इसे कल मेरे खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। एक और 3 मिलियन। मेयू ने अपने भौं को फुलाया। मेयू की स्कूली शिक्षा के लिए अब तक कुल 6 मिलियन खर्च किए गए हैं। यदि यह धन कंपनी के व्यवसाय में निवेश किया गया था तो कौन जानता है कि यह कितना लाभ कमा सकता है। हालांकि इसे स्कूल में रखना एक पूर्ण नुकसान उठाने वाले उद्यम की तरह था। ये पहले से ही काफी धन था। 3 मिलियन। बहन, पिताजी ने उस पैसे का इस्तेमाल किया जो मां ने अर्जित किया था। मेयान ने तुरंत मेयू को धीरे से शिकायत की, जो दुखद लग रहा था। वह अज्ञानी छोटा लड़का नहीं था जो वह हुआ करता था। वह जानता था कि स्कूल को दान किया गया पैसा उसकी मां की कमाई से आया था और यह मेयू पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए था। अध्याय 190। उनकी दिवंगत पत्नी को याद करें। मेई जिंग ने ये कहते हुए भी असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, मेयू और उसकी मां ने मां के जीवन को बर्बाद कर दिया। अब वे मां के पैसे का हिस्सा चाहते हैं। वे वास्तव में बेशर्म हैं। मेयू ने 2 नाराज बच्चों को देखा और उन्हें एक आश्वस्त नजर दी। चिंता मत करो, वह ने उन्हें अपना रास्ता नहीं जाने दिया। ये कहते हुए मेयू ने अपनी दादी के सामने प्रकट होने की पहल की। जैसे ही उसकी दादी ने उसे देखा, उसे याद आया कि उसे पिछली बार मिला था और गुस्से में शाप दिया गया था, तुम छोटे फूहड़, तुम मेरे सामने कैसे दिखाए? माँ, मेयू ने जल्दी से अपनी माँ के हाथ को पकड़ लिया, मेयू को जल्दी से छोड़ने का संकेत दिया।
हालांकि मेशू एक उच्च सहूलियत बिंदु से उग्र बूढ़ी औरत को देखते हुए गतिहीन खड़े थे। यह मेरा घर है, यहाँ दिखाई देने की एक हिम्मत क्यों नहीं होगी? जब तक आप एक दिन के लिए मेरे घर में रहते हैं, आपको मेरा चेहरा देखना होगा। क्या आप इस सिद्धांत को नहीं समझते हैं? यह आपका घर नहीं है, ये मेरे बेटे का घर है। आपकी माँ पहले से ही मर चुकी है, तो आप अभी भी यहाँ क्यों रहेंगे? बड़ी महिला ने बेरहमी से मांग की कि वह छोड़ दे। मेशू उदासीनता से मुस्कुराया। कभी कभी एक वास्तव में समझ नहीं सकता है, वास्तव में मेरी माँ ने आपको उससे बहुत नफरत करने के लिए क्या किया, उस बिंदु पर जहां आप मेरे बच्चों के खिलाफ इतनी बड़ी शिकायत करते हैं, मेरे सहित। उद्धरण चिन्ह। आपकी माँ एक BTCH थी जिसने हमारी शांति को बाधित करते हुए हमारे परिवार में अपना रास्ता मजबूर कर दिया था। मैंने उसे तब वापस नहीं किया और उसे हमारे मेई परिवार के बच्चे के साथ गर्भवती होने दी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती है, एक कभी बनाई गई है। बूढ़ी औरत ने जमीन पर जोर से थूक दिया। उसकी बादल मायूसी पर तय की गई। माँ, तुम क्या कह रहे हो? मेयू के चेहरे ने दर्द दिखाया। इसके बाद मैं वह था जिसने बायलिंग से शादी करने पर जोर दिया था। ये बायलिंग नहीं था जिसने मुझसे शादी करने पर जोर दिया। हम एक दूसरे से प्यार में पड़ गए, और भले ही आप शादी करने के बाद बायलिंग की तरह नहीं थे, बायलिंग हमेशा आपके लिए अच्छा रहा है। अब जब वह चली गई है, तो आप उसके बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। देखो अब आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं। सिर्फ उस महिला की वजह से आपने मुझे समय समय पर फिर से परिभाषित किया है। मैं उसे कभी कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? श्रीमती मेई ने मेशू पर एक भयंकर नजर डाली और कहा, यह मत सोचो कि मुमू को दूर ले जाने से आप परिवार की संपत्ति को अपने आप से कब्जा कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जब तक मैं जीवित हूँ, मुमू कभी भी मेई परिवार को नहीं छोड़ेंगे। वह हमेशा इस परिवार का हिस्सा रहेगा। आप, जो लगभग आधे मृत हैं, फिर भी अपने बेटे की संपत्ति अन्य लोगों को देने के लिए इतनी कोशिश करते हैं। मेशू ने मेयू की ओर रुख किया, अभिव्यक्ति रहित। पिताजी, एक जानते हैं कि आप मुझे और मेरे भाइयों से प्यार करते हैं। हम आपसे भी प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी मां ने कभी भी इस परिवार के लिए कुछ भी गलत नहीं किया। इसके विपरीत, आप और वांग्यू अच्छी तरह से जानते हैं कि मेयू कैसे अस्तित्व में आया। क्या यह मेरे और मेरे भाइयों के लिए उचित है? आपको भी निर्णय की भावना होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है, पिताजी भी जानते हैं। मेयू थक गए और अचानक 10 साल बड़े दिखाई दिए। वह सीढ़ियों पर थके हुए हैंडल को कसकर पकड़ता था, या वह नीचे गिर जाता था। वह वास्तव में बायलिंग को याद कर रहा था, और उसे लगा कि वह बच्चों को बायलिंग के पीछे छोड़ दिया है। यदि बायलिंग अभी भी यहाँ थे, तो उन्हें पारिवारिक मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें आज ही पता चला था कि उनकी मां ने बायलिंग के प्रति कितनी नफरत की। वह केवल कल्पना कर सकता था कि उसने कितना दुख दिया था कि वह अभी भी जीवित था, जबकि वह अभी भी जीवित थी। माँ, एक लंबे समय के बाद मेयू खड़े हो गए, हैंडल के खिलाफ झुक गए और मुश्किल से खुद को स्थिर कर दिया। इस बार मैं आपको मेयू पर खर्च किए गए पैसे नहीं दे सकता। क्यों नहीं? इस छोटे से फुहर से कुछ शब्दों के कारण श्रीमती मेई अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकती थी, अपने बेटे के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रही थी। ये पहली बार था जब मेयू ने बायलिंग की मृत्यु के बाद से अपनी मां के खिलाफ काम किया था। वह फिर से दूसरों की खातिर अपनी मां का विरोध कर रहा था। श्रीमती मेई ने इसके बारे में सोचा था। वह उतनी ही गुनगुना रही थी, और वह अपनी छाती को ढकती थी, सांस के लिए हौंफ रही थी। उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। मेयू चिंतित थे, और उन्होंने जल्दी से अपनी मां का समर्थन किया। दूसरी ओर मेयू ने अपनी बाहों के साथ खड़ी हो गई और नाटक को प्रकट किया। दिखावा मत करो, अब आप पूरी तरह से ठीक हैं। आपको हृदय रोग नहीं है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं किसी को अपनी नाड़ी की जांच करने के लिए कॉल कर सकता हूँ। ये सुनकर श्रीमती मेई ने गुस्से से बाहर अपनी आंखें चौड़ी कर दी। क्या आप मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हैं? मेयू ने यह भी महसूस किया कि उनकी मां अभी बीमारी का सामना कर रही थी। उन्होंने गहराई से कहा और दृढ़ता से कहा, मुझे पहले जो कुछ भी कहना है उसे खत्म करने दें। इस बार मैं आपको वह पैसा नहीं दे सकता जो आपने मेयू पर खर्च किया था। हमारी कंपनी की स्थापना और बायलिंग दोनों ने की थी। वह अब स्वर्ग में है, और मुझे यकीन है कि वह मुझे मेयू पर इतनी बड़ी राशि खर्च नहीं करना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। आपका क्या मतलब है? क्या आप अपनी बेटी को एक मृत व्यक्ति की खातिर छोड़ने जा रहे हैं? आपको पछतावा होगा। आपको निश्चित रूप से पछतावा होगा। बूढ़ी औरत इतनी गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप गया, और वह अपने बेटे के पास पहुंची और उसे चेहरे पर एक शानदार थप्पड़ दिया। मेयू ने चुपचाप इसे सहन किया, उसके गुस्से का इंतजार करने के लिए, दृढ़ता से बताते हुए, यह मामला सुलझा हुआ है। यदि वह अपने ग्रेड में शीर्ष 10 में प्रवेश करती है, तो एक उसे वापस लाएगा, लेकिन एक ने उस पर इतना पैसा खर्च नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।